तो क्या सोचकर कारगिल पे अटैक करा सर? ये सोचकर अटैक करा कि हाईवे 1 अल्फा को हम बंद कर देंगे, ऑब्जर्वेशन या फायर से हम उसको अपने कंट्रोल में रखेंगे, वी डोमिनेट करेंगे, तो सियाचिन कट ऑफ हो जाएगा और फिर इंडिया हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो जाएगा? ये कैसी स्ट्रेटेजी है सर? उनकी सोच ये थी, इस प्लान के पीछे जो मकसद था जी, उसका मेन मकसद ये था कि जब वो इस राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे को अगर वो डिनाई करते हैं इंडियन मूवमेंट को जो श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है, तो ऐसी सोच थी कि ऐसा करने से वो सियाचिन में जाने वाली रसद सामग्री को रोक सकते हैं और भारतीय सेना को मजबूर कर सकते हैं सियाचिन छोड़ने के लिए। लेकिन जैसा कि सभी को जानकारी प्राप्त है कि इसमें वो पूरी तरह से विफल हुए थे और उनको मुंह की खानी पड़ी थी भारतीय सेना के द्वारा। एक और सवाल पूछूंगा सर, छोटा सा इसी से जुड़ा हुआ। मुझे नहीं पता कि सवाल ये वाजिब है भी कि नहीं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल है, ये पूरा कारगिल का ऑपरेशन कहीं ना कहीं एक ईगो प्रॉब्लम से शुरू तो नहीं हुआ सर? आई डोंट नो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर बार बार सुन के कि जब वो ब्रिगेडियर थे तब उन्होंने बड़ी कोशिशें करी, झोंके लोग इसमें, और मैंने ये भी सुना है सर कि मैंने इसकी पुष्टि नहीं करी जा सकती, आई नो यू विल आल्सो एग्री विद मी, बट वो फेमस सीन था सर जब ये कायद पोस्ट पे जैकलाई ने अटैक करा और सूबेदार बाना सिंह को पीवीसी मिला और फिर अभी वो बाना पोस्ट बन गया है। उसके बाद वो बेनज़ीर भुट्टो इन अ वेरी फिल्मी वे सर, वो टिपिकल बॉलीवुड मूवी टाइप हो गई उसके पास, और वहाँ पे जनरल साहब थे रावलपिंडी में, उनको बोला कि जी 6 चूड़ियाँ आप पहन लो, 6 मैं पहन लेती हूँ। आपका अगर यही हाल है पाकिस्तानी फौज का कि आपने अपनी पोस्ट छोड़ के नीचे भाग गए तो व्हाट कैन आई से, और उसके बाद काफ़ी लोग झोंके गए। ये मैंने सुना है सर, मतलब यूट्यूब में भी इसकी कहानी है, सुना है मैंने। सो आई डोंट नो सर वेदर वी कैन एक्चुअली यू नो से दैट दिस इज अ ट्रू इंसिडेंट और नॉट, बट एक बाना जैसी पोस्ट हारना झटका तो बहुत बड़ा होगा पाकिस्तान के लिए सर। पाकिस्तान के लिए यह झटकों का सिलसिला 1984 से ही शुरू होता है जी। सियाचिन पे भारतीय सेना का पहुंचना और भारतीय सेना को उसे ऑक्युपाई करना ही एक बहुत बड़ा झटका था पाकिस्तान सेना के लिए, और जो आज तक चलता रहा। उसके बाद बाना एक और कड़ी को जोड़ता है और उसी के कारण उनका जो थॉट प्रोसेस है कि सियाचिन को हमें वापस लेना है, उसको वो हमेशा से मजबूत करता चला गया, और शायद यही कारण है कि उन्होंने कारगिल की हाइट्स पे 1999 में आके कब्जा किया। पर जो उनको सिचुएशन फेस करनी कारगिल पे फेस करनी पड़ी सर, वही सिचुएशन उनको सियाचिन में भी फेस करनी पड़ी। दोनों जगह हार का ही सामना करना पड़ा। दे वर डिफीटेड इन बोथ प्लेसेस सर। नॉट ओनली बोथ प्लेसेस, सिलसिला 71 से कंटिन्यू। यस 71 से। वेरी वेरी वेल सेड सर, बिल्कुल सही बोला आपने। सर मेरा आखिरी सवाल आपको सर, जहां तक मेरी जानकारी है सियाचिन ग्लेशियर पे पाकिस्तान आर्मी नहीं है, पूरी तरीके से इंडियन आर्मी ने सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा कर रखा है। ये बात कितनी सच है सर? ये बात 100% सच है। सियाचिन ग्लेशियर 76 किलोमीटर के लिए रन करता है इंदिरा कॉल से स्नाउट बेस कैंप तक, और इसके पश्चिम में सब्सिडियरी ग्लेशियर आके सियाचिन ग्लेशियर में मिलते हैं और वहां पर साल्टोरो रिज है। तो भारतीय सेना साल्टोरो रिज को ऑक्युपाई करती है। पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर के आसपास भी कहीं नहीं है। नीचे है सर, वो स्कर्दू वाला एरिया नीचे है, जो साल्टोरो रिज से वेस्ट की तरफ जो ग्लेशियर या रिज लाइन जाते हैं वो उनके ऊपर है। सियाचिन ग्लेशियर के आसपास भी वो नहीं है। बिकॉज ये कंफ्यूजन सर मुझे इसलिए आया क्योंकि जो पाकिस्तान की ब्रिगेड है हमारे ऑपोजिट, उसको भी सियाचिन ब्रिगेड वो बुलाते हैं। वो सियाचिन ब्रिगेड बुलाते हैं अपनी ब्रिगेड को, जबकि सियाचिन पे है ही नहीं। लेकिन वो सियाचिन के आसपास भी नहीं है। राइट सर। सर मेरा आखिरी सवाल 2 हिस्सों में है। हमने इमेजेस देखी 1999 में सर, वो टीवी के वो चित्र भूलते नहीं बनते कि पाकिस्तान के जो फौजी, दोज वर किल्ड इन एक्शन सर, जो मारे गए उनके सोल्जर्स, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के और भी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के, उनको हमने बाइज्जत बेरी करा सर। उनको लास्ट राइट्स दिए, रिलीजियस राइट्स दिए, एक मिलिट्री फ्यूनरल दी, और एक फौजी दूसरे फौजी को कैसे रिस्पेक्ट करता है हमने वो करा। इसके बारे में आप क्या कहते हैं सर? गौरव, वो अपने देश के लिए लड़ने वाले सैनिक थे जी, तो उनके मृत शरीर को यदि उनकी सेना लेना नहीं चाहती है जी, तो भारतीय सेना की ये परंपरा रही है, ये उसूल रहे हैं कि ऐसे सैनिक को फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ जो उसको ड्यू है वो उस प्रकार का अंतिम संस्कार उसे दिया जाए। इसीलिए कारगिल में भी ये कार्रवाई की गई थी, जिसको हम कहते हैं सर सोल्जरिंग इज एन ऑनरेबल प्रोफेशन। हाँ जी, 100%। यही फीलिंग है इसके पीछे सर? बिल्कुल करेक्ट सर। बट पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं सर, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। इसके बारे में आप क्या कहते हैं सर? मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि
हर सेना के, हर फौज के अपने संस्कार होते हैं जी, वो उसके हिसाब से कार्रवाई करती है। तो आप कह रहे हैं सर कि पाकिस्तान के अपने संस्कार हैं और इंडिया के अपने संस्कार हैं, और अपने संस्कार के हिसाब से फौजें काम करती हैं। बिल्कुल करें। थैंक यू वेरी मच सर, इंडीड अ प्लेजर एंड ऑनर टू टॉक विद यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे शो में आने के लिए। दोस्तों, कर्नल ए के शर्मा, ऑफिसर कमांडिंग बेस कैंप सियाचिन से हमारी बात हो रही थी। काफ़ी चीज़ें बताई, क्या मेहनत लगती है, और कर्नल शर्मा ये कहते हैं कि बिल्कुल जब ट्रेनिंग की बात आती है तो इसमें कोई ढीलापन नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहते हैं कि इनका सबसे बड़ा इनाम ये है कि जब फौजी सियाचिन ग्लेशियर से जिंदा वापस लौटता है और अपने परिवार से मिलता है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। फिर उन्होंने बात करी कारगिल और सियाचिन के बारे में, और ये बताया कि इन दोनों में वो कॉमन लिंकिंग पॉइंट क्या है, सियाचिन क्यों इंपॉर्टेंट है और सियाचिन की वजह से कारगिल की लड़ाई क्यों हुई। दोस्तों, फौज में गुरु का यानी कि इंस्ट्रक्टर का स्थान सबसे ऊंचा होता है। जब एक कोर्स होता है, उस कोर्स में जो टॉप पे आता है उसको मिलती है ग्रेडिंग AXI की, यानी इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग, और जो टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट होता है उसको वापस भेजते हैं गुरु बना के, इंस्ट्रक्टर बना के, कि जाओ तुम सबसे अच्छे हो, दूसरों को सिखाओ। हमारे सामने अभी 5 इंस्ट्रक्टर्स हैं। मैं इनसे बात करूंगा और ये जानूंगा कि ये लोग किस तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं और किस तरीके से फौजियों को तैयार करते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर पे वो जाएं और अच्छी तरीके से, मजबूती से अपनी ड्यूटी निभाएं। हमारे शो में स्वागत है आपका साहब। साहब, आपका नाम क्या, पहले बताइए। सुबेदार जितेंद्र सिंह जी। GSU सर। अच्छा, ट्रेनिंग GSU से साहब, आपको आई ग्रेडिंग मिली सब, आपने टॉप करा अपना कोर्स, 6 महीने का कोर्स। 6 महीने को। उस कोर्स की नफरी क्या थी? उस टाइम 300 साढ़े 300 बंदे कोर्स करते थे। 350 बंदे में से आप टॉप आए थे, इसलिए आप यहाँ पे इंस्ट्रक्टर बन गए। बहुत मेहनत करनी पड़ी साहब। टफ है सब कोर्स। टफ है ना, 350 में से, और 350 में से 350, अब वो सैनिक हैं तो सबके सब लगे होंगे कि जीतना है, हमें जीतना है, वो भावना तो रहती सैनिक में। लेकिन सबको पछाड़ के आप नंबर 1 आए और आपको यहाँ पे आई ग्रेडिंग मिली। थैंक यू साहब, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपका नाम? हवलदार सुरेंद्र सिंह, ट्रेनिंग हवलदार मेजर। अच्छा, ट्रेनिंग हवलदार मेजर। उस्ताद, आपका भी आराम से उस्ताद, आपका भी आई ग्रेडिंग आया यहाँ पर? कौन से सन में? मेरा 2004 और 5 में मैंने बेसिक और एडवांस दोनों किया था। अच्छा, तो आपकी आई ग्रेडिंग आई। आप यहाँ पे, आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं यहाँ पे? यहाँ पे साहब ओवरऑल ट्रेनिंग का जिम्मेदारी मेरी है जी। यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं वो मेरे अंडर में आते हैं जी। उन्हीं को मैं जो ट्रेनिंग जो हमें उसी हिसाब हमें बताते हैं जी, वही हम आगे अपने HIs को ऑर्डर फॉलो करवाते हैं। अच्छा सर। आपका नाम? हवलदार उपकार सिंह जसरोटिया। और आप कौन सी यूनिट से? मैं महा रेजिमेंट से ताल्लुक रखता हूँ। महा रेजिमेंट के। आप आराम से। यहाँ पे सबसे मुश्किल कौन सी चीज़ है जो स्टूडेंट नहीं सीख पाता और आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है उसको सिखाने के लिए? यहाँ पे एक तो 4 पॉइंट क्लाइंबिंग होती है सर, जिसको स्टूडेंट को थोड़ा देर में पकड़ते हैं स्टूडेंट, तो उसमें हमारे को उनको दोबारा बार बार बताना पड़ता है कि आप अपने फिलर्स को सही मारिए, आइसेक्स को सीधा रखिए, जो कि सही टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तभी आप इसको क्लाइंब कर पाओगे, अदरवाइज उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम मुश्किल हो जाती है। जी सर। और कंधे में भी बहुत जान चाहिए। हाँ जी, वेट होता है तो उसके लिए उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अच्छा, तो फिजिकल फिटनेस के लिए आप क्या करते हैं? क्योंकि 4 पॉइंट क्लाइंबिंग में एक तो पैरों में जान चाहिए, जी सर। एक कंधों में जान चाहिए, पूरे बाजुओं में, क्योंकि अपना पूरा बॉडी वेट और इक्विपमेंट ऊपर उठा रहा है वो फिजिकली। जी सर। लिफ्ट तो नहीं है कि वो उठा रहा है, उसको उठा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि मतलब बंदा मजबूत हो जाए? उनके लिए सब सुबह हमारा एंड्रेंस ट्रेनिंग होती है जी। PT करवाते हैं उनको, काफ़ी हार्ड PT होती है और विद लोड के साथ में PT होती है, अच्छा, तो उससे उनको काफ़ी एफिशिएंसी बढ़ जाती है जी। और जो अपने मतलब कि टेस्ट को लास्ट तक वो उस ओहदे तक पहुंच जाते हैं जहाँ तक हम उनको पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है उस्ताद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको आप यहाँ पे इंस्ट्रक्टर हैं, आप क्या सिखाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं वो जी। यहाँ की वातावरण के मुताबिक अपने आप को ढालना जी। और अपने मंजिल के बीच में आने वाले रास्तों के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल, जो जी। भी मुश्किल आते हैं उनको पार करने का तरीका, जैसे कि बड़े बड़े आइस पोल्स वगैरह है उनको कैसे किस प्रकार से हम पार करना है, या करवास के बीच में गए हुए जवान को किस प्रकार से हमने निकालना है, उस प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। जी, तो ये ट्रेनिंग आप देते हैं।
कोई खास चीज़ है जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है? क्योंकि आप भी इंस्ट्रक्टर हैं, आपकी भी आई ग्रेडिंग आ रखी है, आपने भी अपना कोर्स कम से कम टॉप करा होगा, तो आप कोई खास चीज़ है जो आप सिखाते हैं, आपको पसंद है? वैसे तो हर चीज़ पसंद है, लेकिन 2 पॉइंट्स ज़्यादा वो है पसंद है, क्योंकि वो काफ़ी बंदा एक नीचे से आने के बाद, जवान एक नीचे से आने के बाद वहाँ पे पहली बार उस चीज़ को देखना और उस चीज़ में इंटरेस्ट लेना, जी, उस चीज़ में सिखाने में बड़ा मज़ा आता है और स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छी इंटरेस्ट से सीखता है। थैंक यू उस्ताद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। अच्छा, कुलवीर सिंह, हवलदार इंस्ट्रक्टर कुलवीर सिंह, हाँ सर। आप कौन सी यूनिट के हैं? मैं जैकरीफ से ताल्लुक रखता हूँ। आराम से। आप यहाँ पे क्या सिखाते हैं? हम तो वैसे तो सभी ट्रेनिंग एक जैसे सिखाते हैं, जो भी ट्रेनिंग चलती जी। है सभी उस्तादों की ट्रेनिंग एक ही सिखलाई है, तो हम जी। उसी प्रकार की सिखाते हैं। अच्छा, लेकिन मेरे को जो रॉक क्लाइंबिंग है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपका रॉक क्लाइंबिंग इंटरेस्ट है? हाँ, मैं क्लाइंबिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। क्लाइंबिंग में क्या क्या चीज़ें हैं ध्यान में रखने वाली? अगर मैं स्टूडेंट हूँ, तो आप मुझसे क्या बोलेंगे कि मुझे क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अगर मैं रॉक क्लाइंबिंग सीखना अगर चाहूँ? आपने रॉक क्लाइंबिंग करना जी। है, सबसे पहले तो आपकी बाजू में इतनी जान होनी चाहिए कि आप जहाँ जिस भी रॉक फेस के ऊपर क्लाइंब कर रहे हो, जी, आपकी जो फिंगर है इसके ऊपर इतनी जान होनी चाहिए। जितने आप हम स्टूडेंट को सिखाते हैं कि जब पीटी करवाते हैं, हाँ। जितने भी हम उसको फिजिकल ट्रेनिंग या बैंडेज स्टिच करवाते हैं, हम बैंडेज सिर्फ फिंगर के ऊपर करवाते हैं, ताकि जितनी आपके हाथ में ताकत होगी, फिंगर को ताकत होगी, तो आप उस होल्ड को उतना ही मजबूती से पकड़ोगे। तो आप कह रहे हैं कि उंगलियों में इतनी जान होनी चाहिए कि क्योंकि उंगली तक ही आपको मिल पाएगा, हाँ, जो आपके आगे वाले जहाँ से आपको इतनी जान आप होनी पूरी चाहिए, बॉडी को उठा लो। आप पूरी बॉडी का, अपनी बॉडी का वेट आपका ले सके आराम से। अच्छा, तो जो हैवी आदमी है, तो थोड़ा सा भारी भरकम है, उसके लिए मुश्किल हो जाती है रॉक उसके क्लाइंबिंग। लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, हाँ। और इसलिए उसको पहले हम फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हैं, उसका वेट को कम करने की कोशिश करते कम कराते हैं, ठीक है। तो उस्ताद, रॉक क्लाइंबिंग यहाँ पे आप सिखाते भी होंगे, हाँ। कितना टाइम लगता है एक को सीखने में कि ठीक ठाक रॉक क्लाइंबिंग सीख जाए? एक्सपर्ट होने में तो खैर सालों लग जाते हैं, लेकिन कितना टाइम लग जाता है? हैं। अगर एक जैसे स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, हम उनके लिए 3 वीक की ट्रेनिंग रखते हैं, जिसमें आइस क्राफ्ट भी है, रॉक क्राफ्ट भी है। रॉक क्राफ्ट उनके लिए सिर्फ 3 से 4 दिन का होता है, हाँ, और ठीक ठाक उस 3 या 4 दिन में जो ज़्यादा बंदा इंटरेस्ट लेता है वो बढ़िया सीख जाता है, जो कम इंटरेस्ट लेता है वो थोड़ा कम सीख पाता है, लेकिन 3 या 4 दिन में वो बढ़िया क्लाइंबर बन सकता है। आप उसको इतना सिखा देते हैं 3-4 दिन में? हाँ, इतना सिखा देते हैं। कितने घंटे के लिए प्रैक्टिस करता है वो पूरे दिन में 3 से 4 बार एक जो बेस बनाते हैं, हम 2 प्रकार के बेस, हमें 2 होते हैं हमारे, क्लाइंबिंग बेस, 2 होते हैं रैपलिंग बेस। जी। दोनों पे 2-2 बार हम रैपलिंग और 2-2 बार क्लाइंबिंग करवाते हैं। वो फौजी तरीके से सिखाते हो? बिल्कुल, हाँ, उसी तरीके से हम उनको क्लाइंबिंग करवाते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके उस्ताद। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लोग जो इंस्ट्रक्टर्स हैं यहाँ पे, हवलदार इंस्ट्रक्टर और एक सूबेदार साहब भी थे, दीज पीपल आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मतलब ये क्रीम है, जहाँ पे जो यूनिट्स आई, इन यूनिट्स में जो बेस्ट थे, उन बेस्ट लोगों को वापस रखा गया। इन सब ने सियाचिन का टेन्योर काटा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे जो ट्रेनिंग थी, इसमें आला दर्जे का इन्होंने मुकाम हासिल करा, तो ये इंस्ट्रक्टर बने। AXI कहते हैं इस ग्रेडिंग को, यानी इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग होती है, अल्फा ग्रेडिंग इंस्ट्रक्टर। तो इसमें ये लोग अव्वल आए, और अव्वल आने के बाद अब ये शिक्षा दे रहे हैं, जो इनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो ये हुनर है इनके पास, ये आने वाले जो फौजी हैं उनको दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, फौज में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। द मोस्ट रिस्पेक्टेड इन द आर्मी आर द इंस्ट्रक्टर्स, आर द टीचर्स। दोस्तों, जब कारगिल की लड़ाई हुई तो कई इन्फेंट्री यूनिट्स, आर्टिलरी यूनिट्स ने उसमें भाग लिया। कई यूनिट्स ने खून बहाया, कई यूनिट्स के शहीद हुए, कई यूनिट्स ने अपना झंडा गाड़ा कारगिल द्रास बटालियन की ऊंचाइयों में। लेकिन एक इन्फेंट्री की यूनिट है जिसका नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। वो एक ऐसी इन्फेंट्री यूनिट है जिसमें 2 परमवीर चक्र थे। मैं बात कर रहा हूं 13th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की। 13 जैकरिफ, वो यूनिट जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार, अब सूबेदार संजय कुमार, इन दोनों को परमवीर चक्र मिला। उन्हीं की यूनिट के एक अफसर से हम बात करेंगे और पता लगाएंगे कि उस यूनिट में है क्या। ये ऑफिसर उस वक्त यूनिट में नहीं थे, शायद स्कूल में होंगे, यंग ऑफिसर हैं, लेकिन जब वो यूनिट के अंदर गए तो उनको क्या पता लगा कि 13 जैकरिफ क्या है, उसकी कहानियां क्या हैं, क्योंकि कहानियों से ही मोटिवेशन मिलता है। लेट अस टॉक टू मेजर हरविंदर सिंह अबाउट द लेजेंड ऑफ 13 जैकरिफ। मेजर हरविंदर, स्वागत है। जय हिंद। जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका हमारी शो पे, बड़ा अच्छा लगा आप आए। अच्छा मेजर हरविंदर, एक बात बताइए, एकेडमी में थे, आपने ऑप्ट करा सर, और ऑप्ट करने के बाद आपको 13 जैकरिफ मिली। जब 13 जैकरिफ मिली तो आपको पता लगा कि किस यूनिट में आपका कमीशन हुआ है?
सर जब मैं एकेडमी में था तो मुझे ना एक्चुअली मैं सुपर ब्लॉक में था जी। सुपर ब्लॉक में आप जो भी यूनिट चाहते हो तो आपको मिल जाती है जी। तो मेरे प्लाटून कमांडर थे 13 जैकरेफ के जी। तो हमें स्टोरियाँ सुनाते थे कि हमारी यूनिट में इतने अवार्ड्स लिए कारगिल में, कारगिल की युद्ध में हमारी यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया एंड 37 गैलेंट्री अवार्ड्स इन 1 बैटल लिया है यूनिट ने। और उसके बाद बहुत मोटिवेशन मिला और मैंने बोला कि नहीं, मुझे 13 जैकरेफ ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव ही यूनिट को ऑप्ट करना। तो आपने पर्टिकुलरली 13 जैकरेफ मांगी, आप सुपर ब्लॉक में थे, मिल गई। लेफ्टिनेंट हरविंदर सिंह एकेडमी से कमीशन लेते हैं 13 जैकरेफ में और यूनिट में पहुंच जाते हैं। कौन सा सन था? सन 2012 को आपने कमीशन लिया। अच्छा, क्या लगा यूनिट के अंदर जाके? जब फर्स्टली मैं यूनिट में गया और उसके बाद पहला हमें ओरिएंटेशन होता है यूनिट में जी। कि हम हर एक चीज़ देखते हैं यूनिट में कैसा रूटीन होता है। एंड उसमें हमारे एक यूनिट में ना एक बत्रा हॉल है और वो बत्रा हॉल बेसिकली 99 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसके बारे में सब कुछ डिटेल है। तो हमें पहली बार जब मैं मिला हवलदार मेहर सिंह वीर चक्रा जी, तो मैंने उनको पूछा स्टार्टिंग में ही कि आपको वीर चक्रा कहाँ मिला। उन्होंने बोला साहब मैंने युद्ध लड़ा था 99 में और मुझे वीर चक्रा मिला। तो उनसे मैंने स्टोरी सुनी कि आप कैसे लड़े। उन्होंने बहुत मुझे, जब मैं उनसे स्टोरी सुनी तो बहुत मुझे मोटिवेशन मिला कि मेरी यूनिट में ऐसे भी योद्धा हैं जो इतने पहाड़ों पे युद्ध करके और पलटन का नाम रोशन किया। सो जब मैं बत्रा हॉल में गया तो पहले ही कैप्टन विक्रम बत्रा PVC उनका बस्ट मैंने देखा और मैंने फिर उसके बाद जब मैं अंदर गया तो इतनी कहानियाँ सुनने को मिली। उन्होंने हवलदार महर ने, वीर चक्रा ने इतनी कहानियाँ बताई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि पलटन ने इतने पहाड़ों पे, इतने डिफ़िकल्ट टेरेन में इतनी मेहनत से और दुश्मन को खदेड़ा और पलटन का और देश का झंडा लहराया। अब एक बात बताइए, आप मुझे बता रहे थे हमारी शूटिंग शुरू होने से पहले कि आपको वहाँ पे मिल गए संजय कुमार साहब ट्रैक सूट में, वो किस्सा क्या है? वो किस्सा ऐसे हुआ कि जब मैं पलटन में आया तो एज ए लेफ्टिनेंट मुझे 2IC बना दिया कंपनी का। अच्छा। और मैं 40 कंपनी कमांडर, कंपनी 2IC बन गया, जैसे कि सबको होता है शुरू में कि जाओ। तो उसके बाद मैं रूटीन समझने लग गया कि पलटन में क्या होता है, कंपनी में क्या होता है। उनसे इंटरेक्शन हुई तो हमारा इंटरव्यू होता था। मैं कंपनी कमांडर मुझे कहते थे कि आप सबका इंटरव्यू ले लीजिए ताकि मैं सब कुछ सीख सकूँ। तो एक बार मैं इंटरव्यू में संजय साहब से मिला तो संजय साहब से मैंने पूछा, उनके आगे नाम के आगे PVC लगा था। तो मुझे बहुत फक्र हुआ कि मेरी कंपनी में और मेरी पलटन में कि सूबेदार संजय कुमार साहब हैं, एक जिंदा परमवीर चक्रा। बहुत अच्छा लगा, उनके साथ इंटरेक्शन हुई। वो पहली मेरी इंटरेक्शन थी जिसमें मैंने 1 घंटा उनके साथ बिताया और मुझे इतना अच्छा लगा कि मीन्स ऐसे योद्धा हमारे यूनिट में हैं। तो जब ऐसी चीजें आप सुनते हैं, ऐसी चीजें देखते हैं तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो पहले पहचाने जब पहली बार मिले तो पहचाना कि ये पहली बार तो नहीं पहचाना, बट जब हाँ उसके बाद जब उन्होंने पूरा अपना परमवीर चक्र का मेडल वगैरह लगाया था तो बहुत अच्छा लगा। और मैं बता नहीं सकता वो जो 1 घंटा मैंने उनके साथ बिताया है और ना मुझे पूरी स्टोरी सुनाई कि 5140.4875 पे कैसी लड़ाई हुई और कैसे वो उन्होंने इतने डिफिकल्ट टेरेन में ना कुछ वहाँ पे था और बिना एक्लेमेटाइजेशन के पलटन वहाँ पे पहुंची और इतना बढ़िया किया। उन्होंने बहुत अपनी जो स्टोरी सुनाई कि साहब मैंने LMG खींची हाथ से और वो तो हाथ में पट्टियां लगा के बिल्कुल उन्होंने मुझे बोला कि साहब ऐसे ये थे कि जहाँ इतना फायरिंग हो रहा था फिर भी हमने ये ना सोचा और पहाड़ी पे चढ़ते गए और दुश्मन को पीछे खदेड़ा। बिल्कुल, मैं आपको अरविंदर बताता हूँ, ऐसा होता है, कुछ पलटनें होती हैं कि एक बार जब कुछ ऐसा कारनामा कर जाती है पलटन तो आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं सर, वो बिल्कुल उनको एक जिसको कहते हैं ना उनका कंपस, देयर कंपस स्टार्ट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ सर। जैसे कि मेरी रेजिमेंट में 1962 में 14 कोर के एरिया में लड़ाई हुई थी, रजंगला की आपने सुना होगा, मेजर शैतान सिंह भाटी चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं सर। अब वो परमानेंटली हो गया, मतलब कि वो फिक्स हो गया सर। अब जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको सिर्फ ये बोलना है कि मैं सो एंड सो 13 कुमाऊं सर। वही चीज 13 जैकरेफ की हो गई। एक बार आपने 13 जैकरेफ बोल दिया सर, दैट इज इंट्रोडक्शन इनफ। पलटन सर इतना पलटन का नाम है सर। मैं जब भी जाता था और कोई मुझे पूछता था आप कौन सी पलटन के, तो मैं पूरा चौड़ा से बोलता था कि मैं 13 जैकरेफ ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव पलटन का हूँ। बिल्कुल। तो उनको वो भी बोलते थे कि 13 जैकरेफ में बहुत काम किया है, 13 जैकरेफ में 2 PVC, 1 पलटन में, 1 ऑपरेशन में, मानने वाली बात है सर। थैंक यू वेरी मच मेजर हरविंदर, आपने हमसे बात करी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। ये मेजर हरविंदर सिंह ने बोला कि मेरी यूनिट है वो बेस्ट यूनिट है इंडियन आर्मी की। ये एक इन्फेंट्रीमैन की प्राइड होती है
ये एक इन्फेंट्रीमैन का जोश है। और जहां तक तेरा जैकरेफ का सवाल है, इस पलटन ने इतना खून बहाया है कारगिल की लड़ाई में। किसी दिन मिलेंगे दोस्तों, आपसे बात करेंगे और उस दिन हम आपको बताएंगे द लेजेंड ऑफ 13 जैकरेफ। 1142 ये संख्या कभी मत भूलिएगा। 1142 शहीद हुए, तब जाके सियाचिन आज भारत का हिस्सा है। तब जाके मैं आज यहां पे खड़े होके आपसे बात कर पा रहा हूं। 1142। इस एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने कारगिल में अटैक किया और कोशिश ये रही पाकिस्तान की कि किस तरीके से सियाचिन को भारत से अलग कर दें। आइए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूं उसी पावन स्थल, उसी वीर भूमि कारगिल में, जहां मैं आपको दिखाऊंगा वो चोटियां, वो पहाड़ियां जहां पे भारतीय सेना ने लोहा लिया था पाकिस्तान आर्मी के साथ और जहां पाकिस्तान आर्मी के दांत खट्टे करे थे। मैं आपको दिखाऊंगा वो पावन स्थल जहां पे 527 से अधिक हमारे शहीदों के नाम पत्थर में खोद कर लिखे हुए हैं। दोस्तों, हम लेते हैं सियाचिन ग्लेशियर से विदा और मैं आपको ले चलता हूं अब कारगिल, वीर भूमि कारगिल। जय हिंद।